माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, अगर कोई मेरे पति और बेटे के लिए ऐसी बात कर रहा है तो इमोशंस नहीं, अगर हम लोग जिद पे आएंगे तो माँ दुर्गा भी बन के दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कावरिया। एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए वसई विराज समाचार में रूबरू में हम आज ऐसी शख्स से आपसे मुलाकात करा रहे हैं जिसका राजनीतिक सफ़र बड़ा लंबा, ये समझिए कि बचपन से राजनीतिक विरासत मिली हुई है, पर इसके अलावा कृष्ण भक्ति में लीन, कृष्ण भक्ति पे भजन लिखना, भजन गाना, अपने ऊपर फिल्माना। हाँ, ठीक समझे आप, मैं बात करना चाहता हूँ वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रथम महापौर श्रीमती प्रवीणा हितंजलि ठाकुर से। प्रवीणा बहन नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज बात करूँगा आपके भक्ति गीत। अभी नवरात्र में मुरली मृदंग ने धूम मचे, पर उसके पहले होली पे भी आपके गीत आए थे और लगभग 4 गीत रिलीज हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको आप। भजन लिखना ये तो बहुत पहले से चालू किया था मैंने, पर उसके ऊपर संगीत के माध्यम से प्रैक्टिस करना या इसको मेरी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करना, ये मैंने अभी पिछले 2020 में, जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन का जो पीरियड था पिछले 2 साल में, तभी मैंने सीरियसली सोचा कि मैंने जो भी आज तक मैंने लिखा है उसके ऊपर थोड़ा संगीतमय वो प्रैक्टिस किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और कृष्ण भक्तों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। सबसे पहला गीत आपका होली पे था, जो उसके लगभग हजारों व्यूवर्स थे, तो ये कल्पना कैसे आई और संगीत सीखना या कैसे किया क्या आपने? संगीत का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, पर हमारे ऐसे होता है कि कृष्ण भक्ति में हर एक त्यौहार बहुत ही मतलब बोलते कलरफुल तरीके से मनाया जाता है। तो जब होली में हम लोग होली के समय वृंदावन में बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति में लोग होली खेलते हैं, अलग अलग तरीके से खेलते हैं। उस वक्त मुझे लॉकडाउन का पीरियड भी था, तो सोचा कि चलो अपने लिखे हुए जो गाने हैं तो ये कलरफुल फेस्टिवल से शुरुआत करते हैं। इसीलिए फिर सबसे पहले मैंने होली का गाना अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया। उसके बाद मुझे कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव थी, हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल में से आने के दूसरे ही दिन मैंने दूसरा गाना अपने ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया, खुद पर वो पिक्चराइज हुआ है, हे कृष्ण तुम जीवन रथ के सारथी। तीसरा गाना, हमेशा मैं द्वारका में रहती हूँ, मुझे द्वारका में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पर। तो द्वारिका में थी, तभी सोचा कि क्यों ना द्वारका नगरी कृष्ण के भक्तों को दिखाई जाए मेरे गीत के माध्यम से। तो भगवान को जब जगाने का, सुबह के समय उठाने का जो गीत रहता है, उठो उठो जय राज धीराज, उठो उठो जय राजधिराजा, तुम ही जगत के पालनहारा, जागिए है कृष्ण कन्हैया, तुम ही सबके खेवनहारा। रजनी बीती भोर भई है, जागो तारण हारा, जागो तारण हारा। वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया, वो उसका शूट द्वारिका में हुआ। और चौथा गाना जो अभी नवरात्रि गई, तो मुरली मृदंग संग मैंने लिख के रखा हुआ था, तो नवरात्रि के फेस्टिवल में सोचा कि ये गाना भी हम रिलीज़ करें ताकि कृष्ण भक्तों को या गरबा प्रेमियों को अच्छा रहे। स्वीकार मेरो नाम
तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अभी दिवाली के जो हम लोग नया साल बोलते हैं, उसके पहले दिन हिंदू धर्म, पहली आंगो जिसको हम मराठी में बोलते हैं, तो उस दिन एक और गाना आने वाला है, प्रातः समय भजिए प्राणी सुंदर नंद नंदन। मतलब हर त्यौहार पे आपने एक एक गीत रिलीज किया है, तो मतलब अभी इसका अगला कदम क्या है? सीढ़ी वीढ़ी बाहर निकालने का कुछ प्रोग्राम है क्या आपका? अभी तो ये मेरी शुरुआत है, मतलब 5वां गीत आएगा दिवाली में, नए साल में। और आगे जितने भी मैंने 3 लैंग्वेज में लिखे हैं, गुजराती, हिंदी और मराठी, तो धीरे धीरे एक एक करके उसको मैं रिलीज़ करूँगी। उसके बाद सोचेंगे MP3 बनाना है, क्या बनाना है, लोगों को कितना पसंद आता है। और एक है मेरा कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि व्यूअर्स कितने हैं, मैंने जो भी लिखा है, जो भी गाया है, वो कृष्ण भक्तों तक पहुँचे, यही मेरी भावना है। तो जनरली भी देखा है कि आपका जो दूसरा गीत, जो कोरोना का समय, तो उसमें ज़िंदगी का जो देखा आपने, कोरोना का समय का स्थिति थी, उसके ऊपर ही लगभग है वो गीत। जी, कोरोना का जब पीरियड चल रहा था, मतलब मैं खुद पॉजिटिव आई थी, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि घर में बैठे लोगों को या बहुत से लोगों के रिलेटिव्स इसमें चले गए और बहुत अपने नज़दीकी लोगों को खोया है, तो उस समय मन को शांति मिले और एक संदेश मिले मेरे गीत के माध्यम से। तो उसी वक्त मैंने हे कृष्ण तुम जीवन रथ के सारथी, उसमें मैंने अलग अलग लोग, ऐसा नहीं कि भगवान अभी जो हमने तस्वीरों में देखे हैं या मंदिरों में देखते हैं कि पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, बंसीधारी, ऐसे ही अवतार ले। एक डॉक्टर के माध्यम से कृष्ण आ सकते हैं, एक मदद करने वाले के, भूखे को अन्न खिलाने वाले के माध्यम से आ सकते हैं, प्राणियों का ध्यान रखने के माध्यम से आ सकते हैं, गरीबों का मसीहा बन के इंसान के रूप में आ सकते हैं। तो उस गीत में मैंने ऐसा ही संदेश दिया है, पिक्चराइज भी ऐसे किया है कि आजकल इंसान के रूप में भी कृष्ण आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण को हे कृष्ण तुम जीवन रथ के सारथी। तो निश्चित रूप से मैडम कि लाखों कृष्ण के रूप में लोगों ने मदद की है। जी 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 जी। और एकदम हमारे घर से ही कहा जाए तो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, आज आप देखोगे, मैं ये कोई अभी पॉलिटिकल ये नहीं बोल रही हूँ, पर कोई भी पक्ष का कोई भी नेता या इंसान कोविड के वक्त में जब हमारे वसई तालुका में मदद करने की जब बात आती थी तो कोई घर से बाहर नहीं निकला। पर एक लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, ये लोग ऐसे हैं, आज भी वो लोग ऑफिस में बैठते हैं, उस वक्त भी बैठते थे। हमारे वसई तालुका के लोगों को क्या ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है, मतलब जो रोज़ का 100-200 रुपया कमा के मजूरी करके अपना चूल्हा जलाते थे, उनको इतने प्रॉब्लम्स आ गए थे कि कम से कम उनको 2 वक्त का खाना मिल सके, ये ध्यान सिर्फ और सिर्फ हितेंद्र ठाकुर ने रखा। बात अब राजनीतिक दौर में चली गई है, तो वहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि अप्पा, मतलब आपके पति श्री हितेंद्र जी ठाकुर लगभग 32 वर्ष से MLA हैं। आपके सुपुत्र क्षितिज ठाकुर तीसरे टर्म से MLA हैं। जनरली देखा गया कि परिवार में अगर एक MLA एक MP हो तो वह हवा में उड़ते हैं, पर आपका परिवार ज़मीन पर चलकर, ज़मीन पर चलने वालों के साथ में रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि कोई MLA या MP बन जाए तो हवा में उड़ने जैसी बात ही क्या है, वो एक समाज सेवक है। पर उड़ते हैं मैडम, वही तो समझ में नहीं आता है कि ये पद मिलने के बाद हमें लोगों के बीच में रहना है। मैं एक बार रोकूंगा मैडम, इसी बीच 2.5 वर्ष तक आपने महापौर पद भी विभूषित किया है, तो घर में अगर 3 इतने बड़े जनप्रतिनिधि, उसके बावजूद एकदम सादा जीवन। देखिए, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर के संस्कार जो हम पर है, हमारे माता पिता के संस्कार जो है कि हमें समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी है,
सेवा ये एक ही व्रत लेकर के हितेंद्र ठाकुर भी राजकारण में आए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा थे सीपी सोलंकी, चंदन सिंह सोलंकी, वो खुद भी समाज सेवा में थे, वो भी पॉलिटिक्स में थे। तो ये घर के जो संस्कार हम बचपन से देखते आए हैं कि पॉलिटिक्स में आकर के एक जरिया होता है पॉलिटिक्स की, उसके माध्यम से हम समाज की सेवा कर सके। तो जब सेवा का व्रत लेकर के हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो ज़मीन पे ही रहकर हम काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हवा में उड़ के काम कर सकते हैं। कभी जब घर में आप तीनों बैठते हैं तो कभी राजनीतिक चर्चा होती है क्या? राजनीतिक चर्चा में यही होता है कि हमारे तालुका में आज तक जो भी डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या करनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही चर्चा होती है। जैसे कि आप एक महिला है तो महिलाओं को जो समस्या होती है अपने नज़दीक से देखते हैं, और घर पे जो गैस पाइपलाइन की शुरुआत आपने की थी जो अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है वो काम, उसके बारे में उसके बारे में महिलाओं के समस्या तो अभी गैस वगैरह तो बात की बात है, पर जब मैं महापौर थी तो महिलाएं जो आती थी उनके प्रॉब्लम्स लेकर के, उनके निजी प्रॉब्लम्स भी लेकर के, वो आर्थिक परिस्थिति का सामना कैसे कर रही है वो लेकर के, तो हम लोगों ने सब मतलब उसमें हमारे महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा हो, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, मैं, जो भी महिलाएं हमारे बहुजन विकास आघाड़ी में आगे काम करती थी, उन सब को लेकर के मुकेश सावे जी का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी कि उनके साथ बैठ करके बहुत ही अच्छे महिलाओं के लिए योजनाएं हमने बनाई है, जिसमें विधवा महिलाएं हैं, महिलाओं को सक्षम करने की बात है, जो निराधार महिला है उनकी बेटियों को पढ़ाने की बात है, उनके विवाह की बात है, उसको लेकर के बहुत सारी योजनाएं अपने महानगर पालिका के माध्यम से हम लोगों ने तैयार की। और महिलाओं के समस्याओं को लेकर के तो काम कर रहे थे, पर उनको सक्षम करने के लिए, क्योंकि देखिए आज हम एक महिलाओं को कुछ मदद करते हैं तो उसको जीवन भर नहीं चलती है, पर अगर उसको सक्षम किया, उसको सुशिक्षित किया, तो वो उनको अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए काम आ सकता है। हम आपको भविष्य के विधायक के रूप में देखेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि जब बहुजन विकास आघाड़ी में जिसके ऊपर लोक नेता ने जिम्मेदारी डाली है, उन सभी ने वो जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। तो वैसे मेरी खुद की मैं कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अभी घर संभालना चाहती हूँ। क्षितिज को 2 बेटियां हैं, एक दादी के तौर पे उन बेटियों को अच्छे से ट्रेन करना चाहती हूँ। पर अगर हमारा नेतृत्व जो है लोक नेता हितेंद्र ठाकुर है, वो किसी को भी, मतलब मुझे ही नहीं, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी लोग हैं, किसी को भी जो जिम्मेदारी देंगे वो पार पाड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। गत विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी चर्चा थी कि प्रेरणा बहन शायद नालासोपारा विधानसभा से फॉर्म भरने वाली थी। लोगों की इच्छा तो थी, लोग मेरे पास आके कह भी रहे थे, पर क्योंकि मैंने कहा कि क्षितिज ने बहुत ही अच्छे से नेतृत्व किया है और वसई तालुका के लिए, अपने शहर के विकास के लिए बहुत अच्छे से काम किया है, सो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आने वाले महानगर पालिका विधानसभा चुनाव 50% महिलाओं का टिकट है, तो उसमें आपका रोल कितना रहेगा टिकट बंटवारे में? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि ये तो सर्वा लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी का डिसीज़न रहता है, पर उनकी काम करने की एक पद्धत ऐसी है कि लोग जिसको नेता के रूप में, उम्मीदवार के रूप में चाहते हैं, लोग आकर के बोलते हैं कि हमें ये उम्मीदवार चाहिए, ये हमारे लिए काम करेगा, तो लोक नेता उनकी ही बात सुनते हैं। हम इच्छा दर्शाते, उसको कोई वैल्यू नहीं है, पर लोग आके बोलते हैं कि हमारा नेता ये होना चाहिए, हमारा उम्मीदवार ये होना चाहिए, हमारे वार्ड में हमें ये चाहिए, तो हितेंद्र ठाकुर लोगों की सुनते हैं। मैडम, मैं 2 साल पीछे जाऊंगा। 18/10/2019 मतलब विधानसभा चुनाव के कुछ पहले आपने जी चॉइस ताश को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें बात हुई थी कि 2 बुलेट के बदले 20 लाख बुलेट। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। उस वक्त हमारे यहाँ जो अपोजिट में उम्मीदवार खड़े थे,
तो उन्होंने प्रचार के दौरान कुछ ऐसी बातें करना चालू कर दी जो हमारे वसई तालुका में कभी भी नहीं हुई थी। उनका कहना था कि मैं मुंबई में इतने सारे एनकाउंटर कर चुका हूँ, तो अगर मैं वसई में रहता तो 2 बुलेट और चला देता था। तो फिर मेरा सवाल ऐसा था कि तभी तो 2 ही उम्मीदवार खड़े थे, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, तो आप ये किसकी बात करना चाहते हैं? और हमारे वसई की जनता ये नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ आने वाला इंसान बुलेट की बातें करे। वो इंसान तुम्हारे विकास की बातें कर रहा है तो शायद लोग सुनते थे, पर लोगों ने उनकी बुलेट का मतलब मेरी जो 20-22 लाख मेरी जनता बुलेट जो इतने सालों से हितेंद्र ठाकुर पर विश्वास करती है, हम लोगों को प्रेम करती है, वो जनता ने तो दिखा दिया अपने वो बुलेट के माध्यम से। उसके बाद आपने 2-3 मीटिंग में इमोशनली भाषण भी किया था, तो मेरा सुहाग उजाड़ेगा, बिल्कुल सही है वो? नहीं, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, अगर कोई मेरे पति और बेटे के लिए ऐसी बात कर रहा है तो इमोशंस नहीं, अगर हम लोग ज़िद पे आएंगे तो माँ दुर्गा भी बन के दिखाएंगे। और मेरे साथ पूरे वसई तालुका की महिलाएं हैं, उस वक्त भी खड़ी थी, आज भी है। ऐसी भाषा करने वालों को हम लोग माँ दुर्गा या नवचंडी बन के दिखा देंगे। तो ये तो तय है कि महानगर पालिका चुनाव में भी डंका तो बीवी का बजने वाला है, कोई शक इसमें? कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कभी भी ऐसे इनसिक्योर हम लोगों को नहीं, हम समझते नहीं अपने आप को। हम लोगों के बीच में 24 घंटा रहते हैं और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। सादा एक बच्चे का जन्मदिन हो या किसी की शादी हो, किसी के यहाँ मरण हुआ हो, कुछ भी हो, धार्मिक प्रसंग हो, सामाजिक हो, सभी में हितेंद्र ठाकुर, उनका परिवार, उनका बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, उनके सारे सदस्य, सभी लोगों के बीच में रहते हैं। तो हमें कभी भी खुद को इनसिक्योर नहीं समझते हम लोग। और अभी तक तो हमें कोई हमारे सामने अपोजिशन में खड़ा रह सके ऐसा तो नज़र में नहीं आता है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो महिलाएं काफ़ी ऐसे सुना जा रहा है कि पूर्णाबंद के नज़दीक रह गया, उनसे अगर सिफारिश करेंगे तो टिकट पक्का हो सकता है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि सिफारिश करने से या आपका लुक अच्छा होने से या आप लोगों के बीच में कितना रहते हो, लोगों के लिए कितना काम करते हो। हितेंद्र ठाकुर ऐसा इंसान है जो सिफारिश लेके आएगा, उसको पहले बाहर निकाल देंगे। लोग बोलेंगे कि मैडम का भी नहीं चलेगा वहाँ पर, मैडम की सिफारिश से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं सबको जाहिर में बोल देती हूँ। जो योग्य उम्मीदवार है, जो लोगों के बीच रहने वाला, काम करने वाला है, उसको तो हितेंद्र ठाकुर टिकट देंगे। जी धन्यवाद। इस तरह प्रवीणाबेन ने खुलकर चर्चा की राजनीतिक विषय में और अपने कृष्ण भक्ति और संगीत की। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरासत समाचार।